नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र से। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम कोई बिंदु आवेश किसी अन्य बिंदु आवेश के निकट लाते हैं तब वह प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव करता है, ये हम जानते हैं। और यदि हम इन केवल आवेशों के मध्य बल ही ज्ञात करना चाहिए तो वो किससे ज्ञात कर सकते हैं? हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक से ज्यादा आवेश ले लें, आवेशों का निकाय ले लें, उसके कारण किसी आवेश पर बल ज्ञात करना हो तो वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या कि ये जो दो आवेशों के मध्य ये बल लग रहा है, ये दोनों आवेश तो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो ये बल कैसे लग रहा है? या अगर हम कहना चाहें कि एक आवेश को दूसरे आवेश की उपस्थिति की जानकारी कैसे होती है, अब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिसमें जब कोई दूसरा आवेश रखा जाता है तो इस क्षेत्र के द्वारा प्रथम आवेश दूसरे आवेश पर एक क्रिया करता है, जिससे दूसरा आवेश प्रथम आवेश की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है। और इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या हो जाएगी कि किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में तब कहा जा सकता है जब कण विद्युत बल का अनुभव करता है। यानी कोई कण अगर विद्युत क्षेत्र में है तो वो विद्युत बल का अनुभव करेगा। और विद्युत क्षेत्र की जो यह विधारणा है सबसे पहले फेराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फेराडे के द्वारा। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और कभी कभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीधा विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। अब पढ़ते हैं तो क्या होती है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर परिभाषा हम देखना चाहें तो इसकी क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। यह परिभाषा हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब मान लो हमारे पास कोई कैपिटल क्यू आवेश है जिसके चारों ओर का ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें हमें कोई अन्य आवेश लेकर आना है क्यू, जिसका परिमाण मानकर चल रहे हैं हम स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू को बोलते हैं हम परीक्षण आवेश और कैपिटल क्यू को बोलते हैं स्रोत आवेश, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब परीक्षण आवेश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले ये जो परीक्षण आवेश होता है ये धनात्मक लेकर चलते हैं। दूसरा, परीक्षण आवेश का परिमाण बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि जो स्मॉल क्यू आवेश है इसका अपना भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा और जब इसको कैपिटल क्यू के पास लेकर आएंगे तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा, जिसके कारण ये अपने आप पर कुछ बल भी अनुभव करेगा। अगर इस पर बल लग रहा है तो ये गति भी कर सकता है, अपनी जगह से परिवर्तित हो सकता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, हम बोल देते हैं कि कैपिटल क्यू का परिमाण बहुत कम होता है। अब परिमाण कम है तो मान लेते हैं ये नगण्य विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। अब विद्युत क्षेत्र ही नहीं रहा तो बल का एक लगाएगा, जिससे क्यू की स्थिति कैपिटल क्यू की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए हम परीक्षण आवेश का परिमाण बहुत कम लेकर चलते हैं। मान लेते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू रखा है और इस स्मॉल क्यू पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F वेक्टर है। तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे E वेक्टर से लिखेंगे और E वेक्टर बराबर होगा F वेक्टर अपॉन Q। F वेक्टर अपॉन Q। अब हमने मानना है कि जो परीक्षण आवेश Q है वो अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, उसका परिमाण बहुत कम होना चाहिए, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित ना हो। इसलिए परिशुद्ध रूप में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना चाहिए तो हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर लिमिट Q टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q। यहाँ पर Q का मान 0 की ओर अग्रसर है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। कहाँ से आया ये? एफ अपॉन क्यू से आया है। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर इसकी विमा लिखना चाहें, ई की वी में सूत्र लिखना चाहें तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ बल की विमा होती है m1L1T-2 और क्यू आवेश की विमा होती है A1T1 और इसको सम्मिलित रूप से लिख देंगे हम MLT-3A-1। ये क्या हो गया? ई वेक्टर का वी में सूत्र हो गया। अब यदि ई वेक्टर तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र में क्यू परिमाण के आवेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल हम लिखना चाहें तो एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई वेक्टर। कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई वेक्टर। अब यदि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश धनावेशित है तो उस पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये हमने कोई विद्युत क्षेत्र दर्शाया है, यहाँ पर इसमें कोई धनावेश रखा है प्लस क्यू, तो इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा जो होगा एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। अब यदि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा हम इस तरफ दर्शा रहे हैं और इसमें कोई नेगेटिव चार्ज रखा है माइनस क्यू, तो इस पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा जिसको हम लिखेंगे एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। यहाँ पर माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। अब धनात्मक बिंदु आवेश या हम बोल दें समावेशित गोलाकार आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा या धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश से बाहर की ओर लगेगा, आवेश से बाहर जाता हुआ लगेगा और त्रिज्यीय दिशा में होगा, त्रिज्या की दिशा में लगेगा इस तरह से। और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश की ओर लगेगा, त्रिज्यीय दिशा में लगेगा। ओके, आप ये इन दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट हम बात समझना चाहें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डिपेंड किस पर करती है। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। यहाँ पर क्यू क्या है? परीक्षण आवेश है। तो आप इस सूत्र को देखकर समझ पा रहे होंगे कि ई वेक्टर एफ पर डिपेंड करता है और क्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्यू पर डिपेंड नहीं करती है। हम सूत्र में तो क्यू को ले रहे हैं लेकिन वास्तव में ई वेक्टर क्यू पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बल होता है, विद्युत बल होता है, वो क्यू के समानुपाती होता है। क्यू के समानुपाती होगा तो एफ अपॉन क्यू क्यू पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये किस पर डिपेंड करती है? ये एक तो जो स्रोत आवेश होता है उस पर डिपेंड करती है और साथ में इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उस पर भी डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी किस पर डिपेंड करेगी? दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगी। इस प्रकार आवेश Q से समान दूरी पर इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E का परिमाण भी समान होगा। मान लो कि ये हमारे पास कोई आवेश रखा है, इससे हम स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी स्मॉल r दूरी पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्मॉल r दूरी पर देख रहे हैं, तो दूरी समान है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला बना रहे हैं और इस गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर किसी बिंदु पर, गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखना चाहिए तो वो क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं कि किसी गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, या फिर हम कहना चाहेंगे वह क्षेत्र गोलीय रूप से सममित होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है। तो मान लेते हैं हमारे पास किसी बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि प्लस क्यू पर कोई परीक्षण आवेश Q रखा है। ओके, अब परीक्षण आवेश पर बल की दिशा इस ओर होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस ओर होगी। साथ में मान लेते हैं इसकी जो r वेक्टर की दिशा है वो भी इसी ओर है। तो कूलाम के नियम से हम दोनों आवेशों के बीच बल कितना लिख सकते हैं? एफ वेक्टर बराबर क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू आर के बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और परिभाषा से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन क्यू, एफ वेक्टर का मान रख देते हैं क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू आर के। अब क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू आर के।
या फिर लिख सकते हैं इसको हम 1/4πε0 Q/r² इंटू आर के। यहाँ से आप देख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परीक्षण चार्ज पर, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? स्रोत आवेश पर निर्भर कर रही है, साथ में दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रही है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहिए तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² इंटू -r के। अब आप देख सकते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ओपी वेक्टर दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, और ऋणात्मक आवेश के कारण ओपी वेक्टर के विपरीत दिशा में होगी। दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा। यहां से अब इस फॉर्मूले को देखो तो हम के और क्यू तो हम कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि r² के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहां से हम लिख सकते हैं। अब अगर E और R के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो ये किसका ग्राफ बनेगा? E और R के बीच में परवलयाकार ग्राफ बनेगा। और E और 1/r² के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा? एक सरल रेखा बनेगा। ये हो गई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।